चलो ऑलराइट, बोलो बच्चों। कह रहे गुड मॉर्निंग। चलिए शाबाश, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में। अच्छा, आज का लेक्चर शुरुआत करने के पहले ना आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है मेरे को। क्या चीज डिस्कस करनी पता है? कौन कौन इसके बारे में जानता है? नीट वालों के साथ क्या हुआ पता चला अभी आपको? क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। आपको पता पेपर लीक होना क्या होता है? मान लो, ओहो हो, मान लिया सर, अगले साल 2027 में आपका पेपर है। आप लोगों ने पूरे साल भर क्लासेस किए, आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की, आप लोगों ने पूरे साल भर एकदम बिल्कुल रातें सोई नहीं, आपने बर्थडे पार्टी छोड़ दी, आपने गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन छोड़ दिया, दिवाली छोड़ दी, दशहरा छोड़ दिया, आपने खुद की बर्थडे पार्टी छोड़ दी, शादी में रसगुल्ले खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। सर एग्जाम का दिन आ गया, आप लोग गणपति बप्पा के पैर पड़ के निकले और सर आपको रास्ते में पता चलता है कि आपका एग्जाम लीक हो चुकी है, आपका पेपर लीक हो चुका है और ये पेपर री एग्जाम होने वाली है। आप पेपर, एग्जांपल सिनेरियो नंबर 2, आप पेपर दे के आ गए, फिर आपको पता चलता है कि एग्जाम री हो गई है, लीक हो गया पेपर और आपको वापस से 2 महीने बाद ये पेपर देना पड़ेगा। बताओ आपकी हालत क्या हो जाएगी? मन में गाली आ रही ना, गंदी गंदी गाली आ रही ना? आपको पता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? NTA, that is National Testing Agency, who conducts this exam like NEET, JEE, वो सब चीजें, बराबर है नहीं? और हमारी जो एग्जाम्स है, सीए के एग्जाम्स, वो ICAI कंडक्ट कराता है। क्या कराता है? कौन कराता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा नहीं। बट आई थिंक पेपर लीक हुआ नहीं अपना आज तक कभी ICAI का, सिर्फ आई थिंक एक ही बार हुआ है, वो भी मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सो ये सब चीजें तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें हैं एंड दिस विल टेक अवर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग धब्बा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 22 नहीं 22.5 लाख, अराउंड 23 लाख बच्चे पेपर देने वाले थे। 23 लाख बच्चे, मजाक है क्या? और आपको एक बात बताऊं, हम लोग पीछे क्यों है चाइना से? चाइना में ना एक एग्जाम होती है गाओकाओ, चाइना में एक एग्जाम होती है गाओकाओ। पता है कितने बच्चे बैठते हैं? 1.5 करोड़ बच्चे। कितने बच्चे बैठते हैं? 1.5 करोड़ बच्चे बैठते हैं और एक ही दिन एग्जाम होती है, और एक ही दिन पूरे चाइना में एक ही बार एग्जाम होती है। उस समय पे वो लोग पूरा, फॉर एग्जांपल अगर वो जिस दिन पेपर है उस दिन सारे ट्रैफिक्स रोक दिए जाएंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है, पूरा चाइना बंद हो जाता है सिर्फ उस दिन। गाँव का एग्जाम इतनी इंपॉर्टेंस है, तभी जाके तो चाइना अपने से इतना आगे। अरे ये सर नो सर, तो हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनना है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको बताने का पर्पस ये है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके साथ भी अगर ऐसा होता फाउंडेशन में या इंटर में या फाइनल में, तो क्या बैंड बच जाती यार? नहीं लगता आप लोगों को? सो डिफिकल्ट राइट? चलो ठीक है, गवर्नमेंट जल्दी नींद खुलेगी तो बेहतर है, और जिसने किया हुआ है ये कांड उसको पनिशमेंट दो जितनी जल्दी हो सके, अदरवाइज बच्चों का भरोसा अगर उठ गया तो फिर क्या ही होगा। चलो लेट्स गो, ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म्स, आइए पढ़ते बच्चों। फिजिकल, ए बच्चों व्हाट डू यू मीन फिजिकल रे? व्हाट डू यू मीन फिजिकल? फिजिकल मतलब ये वर्ड किससे रिलेटेड है? फिजिकल का मतलब इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और मॉनेटरी रिलेटेड टू RBI। लिख दो, लिख दो उधर, लिखो। फिजिकल का मतलब लिखो, फिजिकल का मतलब लिखो, फिजिकल का मतलब लिखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। द एस्केलेटिंग डेफिसिट लेवल्स, डेफिसिट का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने उस दिन, एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम। सो द एस्केलेटिंग डेफिसिट लेवल्स रेंडर्ड द स्टेबिलाईजेशन एफर्ट्स रादर completed. Bringing in fiscal discipline by reducing the fiscal deficit was vital because the crisis was caused by excess domestic demand, surge in imports, and the widening of current account deficit, which was to be financed by drawing down on reserves. ड्रॉइंग डाउन ऑन रिजर्व्स मतलब आज आप देखो ऑयल की शॉर्टेज है इंडिया के अंदर। शॉर्टेज मतलब क्या? 2 महीने पहले से जो वॉर चल रहा है उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी हुआ था, लेकिन इंडियन एजेंसीज जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, इन्होंने शॉक को एब्जॉर्ब किया हुआ है। दे हैव एब्जॉर्ब द शॉक, तब जाके आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है। अदरवाइज आप अगर देखोगे तो अपने आजू बाजू की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इनके दाम बढ़ के, पाकिस्तान का पता है क्या दाम है पेट्रोल का? 450 रुपए लीटर। 450 रुपीज पर लीटर इज द रेट ऑफ पेट्रोल इन पाकिस्तान।
बाकी अपने आसपास में जितनी कंट्रीज है सबके 50-50, 60-60, 70-70% रेट बढ़ चुके हैं। हमको क्यों नहीं हुआ? आज भी आप देखोगे तो हमारे कितने सारे स्टेट्स में प्राइस क्या पता है आपको? बहुत सारे स्टेट्स में आज भी प्राइस 95 है, जलगांव में 105 है। ये 95 और 105 का डिफरेंस क्यों हुआ है? क्योंकि वैट लगता है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना वैट लगाती है। क्या लगाती है? वैट लगाती है। ये परसेंटेज उनके हाथ में है। और गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो है एक्साइज ड्यूटी। क्या लगाती है गवर्नमेंट? एक्साइज ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम करके तो भाव कम कर दिए, लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं जाके तो हमारे रिजर्व्स कम होने वाले हैं ना। इसलिए जो कल मैंने जो डिस्कस करा था चीज कि सर नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, गोल्ड कम खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, ईवी का इस्तेमाल करो, शादियों में गोल्ड मत लो, अगले 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम करो, और फार्मर्स को बोला कि पेस्टिसाइड्स कम करो। वो इसीलिए क्योंकि सर हमारे जो डॉलर रिजर्व्स है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। अरे बोलो बच्चों ये सर, तो इस डेफिसिट को कम करने के अगले 1 साल तक गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका इस्तेमाल कम करिए, थोड़ा कंजम्पशन कम करिए। सबको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर? एनी क्वेश्चंस? चलो, so this was attempted by the radical measures to augment revenues and to curtail का मतलब लिखो कम करना, curtail का मतलब लिखो कम करना, कम करना, curtail का मतलब लिखो कम करना, to curtail the government expenditure. Measures to this effect included, अब क्या क्या measures थे आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स, गरीबों के ऊपर कम टैक्स, तब जाके इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अदरवाइज अमीरों के पास पैसा बढ़ते जाएगा, गरीब और गरीब होते जाएंगे। दूसरा, इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, सर बहुत ज्यादा भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, कंप्लायंसेस शुड बी स्मूथ इनफ। आज आप देखोगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो साल में एक ही बार भरना पड़ता है। अगली लेवल पे जब जाओगे इंटर पे तो आप लोग टैक्सेशन पढ़ोगे। टैक्स में आप लोग एडवांस टैक्सेशन करके एक चीज होती है, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपको भरना पड़ता है। अगर पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स चल जाता है तो आपको हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। और साल के एंड में जब एक पर्टिकुलर फिगर आती है, उसमें से आप लोगों ने जितना टैक्स भर दिया उतना काट के अगर कुछ बचा है तो भरना पड़ता है। अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था एडवांस के रूप में तो रिफंड मिल जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सो दीज आर द टैक्स कंप्लायंसेस। देन थर्स्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कर्बिंग का मतलब लिखो कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, टू रिड्यूस, उसको बोलते कर्व। आज आप देखोगे मोदी जी के कहने पे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने मिनिस्टर्स के कॉन्वॉय कम कर दिए। जत्था चलता था ना, गाड़ियों का जत्था कम कर दिया, आधा कर दिया है। जहां पे 15-15 गाड़ियां चलती थी अभी 3-3, 4-4 गाड़ियां चलती है। होम मिनिस्टर जो इतना बड़ा आदमी है और उसके ऊपर कितना रिस्क है, वो 4 गाड़ियों के साथ निकल रहा है अभी। मतलब कहीं ना कहीं बात बहुत ज्यादा सीरियस है। अरे यस सर, नो सर, इट्स वेरी सीरियस थिंग। चलो, देन रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड अबॉलिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सिडीज। सब्सिडी ये गवर्नमेंट का खर्चा है मुन्ना। क्या है ये गवर्नमेंट का? ये खर्चा है। सब्सिडी गवर्नमेंट का खर्चा है। और हर जगह पे अगर सब्सिडी देते रहे, आप मुझे एक बात बताओ, राशन कार्ड किस किसको पता है? राशन कार्ड क्या होता है? क्या होता है राशन कार्ड? किसको मिलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, राशन कार्ड मतलब एक तरीके की सब्सिडी हो गई ना। लेकिन लोग उल्टा सीधा अपना क्रेडेंशियल्स देके राशन कार्ड ले लेते और सस्ते में गेहूं चावल लेके आते हैं। अरे ये किसके लिए है? ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है? क्या आपके लिए है क्या? आपके पास घर में कार है और आप बीपीएल में जाके राशन कार्ड से जाके गेहूं चावल लाओगे, कितना शर्मनाक चीज है। किसके लिए है? बेचारा जो 100 रुपए दिन का कमाता, जो 200 रुपए दिन का कमाता, जिसके बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते, वो भी सिर्फ मिड डे मील स्कीम के लिए, उसके लिए स्कीम मेरे बाबा। लोग समझते क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। सब्सिडी ये गवर्नमेंट का खर्चा है। आप मुझे बताइए, ये जो आज सोलर पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, जरूरी है? वो जरूरी है, लेकिन इसका अल्टीमेट कॉस्ट बियर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और वो कॉस्ट कहां से आता है? आप दे रहे हो टैक्सेशन के रूप में। मतलब आप ही का पैसा आपके ऊपर लुटाया जा रहा है। और जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही है उनका तो सिर्फ एक्सपेंडिचर है ना, उनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा। अरे यस सर, नो सर। चलो, so reduction in subsidies and abolition of unnecessary subsidies. Disinvestment, oh ho, what do you mean by disinvestment बच्चा? Investment उसका उल्टा disinvestment. Disinvestment of part of government equity holdings in the selected public sector undertaking. एग्जांपल देता हूं, समझो। इधर देखो, मान लेते हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स है। दिस इज अ गवर्नमेंट का बैलेंस शीट, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एयर इंडिया बेचने के पहले आप मुझे बताइए, एयर इंडिया गवर्नमेंट का एसेट था कि लायबिलिटी था? एयर इंडिया बेचने के पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट का एसेट था कि लायबिलिटी था? एयर इंडिया यहां पे एसेट था, एयर इंडिया वाज एसेट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पहले इन्वेस्ट किया होगा इसके अंदर।
अब ये एयर इंडिया गवर्नमेंट ने किसको भेज दिया? टाटा को। किसने किसको भेज दिया? टाटा को भेज दिया। तो गवर्नमेंट ने पहले इन्वेस्ट किया था, अब डिस इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था? इन्वेस्ट। अब क्या किया? डिस इन्वेस्ट। उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट। अपनी जो इक्विटी होल्डिंग थी, इसके अंदर इक्विटी होल्डिंग थी ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की इसके अंदर इक्विटी होल्डिंग थी। गवर्नमेंट ने जैसे इसको बेचा, क्या कर दिया? डिस इन्वेस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट का जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो क्या एयर इंडिया इसके अंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। यस सर, नो सर? एयर इंडिया बेच के गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा तो आया होगा ना सर? एयर इंडिया बेच के गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा तो आया होगा। कुछ ना कुछ क्या, बहुत पैसा आया होगा। एयर इंडिया है वो, और टाटा ने उसको लॉस में उठाया है। इट वॉज इन कंप्लीट डेट। डेट ट्रैप कंपनी थी, कंप्लीट डेट में उठाया है टाटा ने उसको। समझो मेरी बात। चलो, एंड encouraging प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक आप देखो, बैंकिंग सेक्टर पूरा गवर्नमेंट का, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा गवर्नमेंट का, पेट्रोकेमिकल्स पूरा गवर्नमेंट का, टेलीकॉम पूरा गवर्नमेंट का। उसके बाद में जाके इन सब सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन हुआ है। सही लग रहा है, गलत लग रहा है आपको? पहले सिर्फ कौन था? प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट था कंप्लीटली। अब जाके कहीं ना कहीं क्या हुआ है? प्राइवेट सेक्टर्स का इंक्लूजन हुआ है और काम अच्छी तरीके से शुरू हो रहा है। आज भी इंडियन रेलवे पब्लिक है, जो कभी प्राइवेट हो सकती नहीं है। शाबाश। So in order to bring in fiscal discipline, it was essential to do away with the temptation to finance deficit through the easy path of money creation. Therefore, the government entered into a historic agreement with the Reserve Bank in September 1994 to bring down the fiscal deficit in the phased manner to nil by 1997-1998. अब बच्चों आपसे एक सवाल करूँ क्या? क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, हिंदुस्तान, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, जवाब दो। इज इंडिया अ पुअर कंट्री? आंसर, इज इंडिया अ पुअर कंट्री? आंसर, यस यू। बताओ, हिंदुस्तान गरीब है कि नहीं है? जल्दी बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। कौन कौन बोलता है यस सर, इंडिया गरीब है? फटाफट से हाथ ऊपर करो। मैं आपको देशद्रोही नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो। आप क्या बोलते हो, इंडिया अमीर है? नॉट एप्लीकेबल करके कोई चीज नहीं है। एक तो हाँ या ना बोलो, ऐसा बेटर था। हाँ, जो लेना ले लो। चलो बोलो, इंडिया अमीर की गरीब गरीब है? हाँ, पुअर नहीं है मतलब अमीर है, पुअर नहीं है, पुअर है। एक बार वापस हाथ ऊपर करो तो, पुअर कौन कौन बोलते हैं? अभी कैसे हाथ उठे? क्यों है पुअर बेटा? इंडिया पे लोन है तो पुअर कैसे हुआ? वो तो मुकेश अंबानी पे भी लोन है, तो क्या वो पुअर हो गया? समझ गया, ठीक है। हिमेंशु से, सर इंडिया का पर कैपिटा बहुत कम है, इसलिए हम पुअर है। ठीक है, चलो मान लिया इंडिया पुअर है। अब इसका रास्ता, अब इंडिया को तो अमीर बनाना है, बराबर ना? अरे इंडिया गरीब है मान लिया, लेकिन इंडिया को तो अमीर बनाना पड़ेगा ना, हमारा देश है। ठीक है, मैं आरबीआई हूं, मेरे हाथ में पैसा छापना है, मेरे हाथ में पैसा छापना है, छाप दू। 10 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट थी बंद कर दी, चलो छाप दिया मैंने। तेरे को कितना चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़ ले ले। पैसा है, क्या लगता है 500 रुपए की नोट छापने में कितना पैसा लगता होगा? तोड़ दे बेटा, 500 की नोट छापने में कितना पैसा लगता होगा? 2 रुपए। हाँ, हाँ। 5 रुपए का डॉलर बनाने में कितना पैसा लगता है? 5 रुपए। मेटल है ना, मेटल ना। 500 रुपए की नोट कॉटन से बनती है, कॉटन। कॉटन से पहले पेपर बनाया जाता, पेपर से फिर ये बनती है, और ये पेपर जो है ये स्टेशनरी पे नहीं मिलता,
कल उठ के तुम गए, हाँ गणेश गणेश दर्शन क्या बोलते हो, गणेश एम्पोरियम भैया वो नोट बनाने वाला पेपर दो ना। आपने फर्जी पिक्चर देखी क्या, फर्जी? उसके अंदर वो चोरी करता है, फैक्ट्री से चोरी करता है रोल। अरे रोल मतलब पेपर का रोल। हाँ 500, 10 करोड़, तो कितना चाहिए? 20 ले ले, तो कितना चाहिए? 2 करोड़ ले ले। ऐसा कर करके जिसको जितना पैसा चाहिए था आरबीआई ने बांट दिया, हो गया हमारा कंट्री रिच। हो गया ना हमारा कंट्री रिच। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, कैसे? ओ उससे, उससे क्या होगा? हाँ 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 हाँ। ओ मतलब सर, ज्यादा मार्केट के अंदर पैसा तो ज्यादा परचेसिंग पावर, ज्यादा परचेसिंग पावर तो ज्यादा डिमांड, ज्यादा डिमांड तो ज्यादा सप्लाई, ज्यादा सप्लाई तो जो सेलर है वो सर मोटिवेट होकर अपना प्राइस बढ़ा देगा ना। मतलब कुल मिला के इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। इसलिए कभी भी गवर्नमेंट अंधाधुंध पैसा नहीं छापती है, और पैसा छापने के लिए पीछे गोल्ड का बैकअप चाहिए। पता ना आपको ये? पैसा छापने के लिए पीछे फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व्स का या फिर गोल्ड का बैकअप चाहिए। कल उठ के मान लेते हैं आपने पैसा रखा है ये बैंक के, हाँ, कल उठ के आपने पैसा रखा इस बैंक के अंदर 50, मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए लोगों के, ऊपर से एस्टोरेड गिरा और सिर्फ इतनी इतनी बैंक को लगेगा नीचे, गया आपका पैसा। अब अब क्या, 1000 करोड़ रुपए तो गए। अब आपका कमाया कमाया पैसा खत्म हो गया, एस्टोरेड ले गया। अब बताओ किसको गाली दोगे? एस्टोरेड को, कि गवर्नमेंट को, कि आरबीआई को, कि उस बैंक को? किसको गाली दोगे? बैंक को दोगे ना सबसे पहले, और बैंक टूट गई भाई हमारा पैसा। तो भाई इसके लिए आरबीआई क्या करती है, 5 लाख रुपए तक का पैसा देती है वापस रिटर्न। पहले 2 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख किया हुआ। सिर्फ 5 लाख। आपके अगर अकाउंट में 16 लाख पड़े तो भी आपको 5 ही मिलेंगे, 2 पड़े तो 2 ही मिलेंगे। पता चला 2 पड़े, मांग 5 रहे हो। ऐसा नहीं होता, लालची। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसी के लिए 1000 करोड़ का गवर्नमेंट के पास गोल्ड भी पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉरेन करेंसी का बैकअप है तब जाके। अदरवाइज तो अगर मान लेते हैं कोई नोट है, उस नोट का वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू उसका? कोई वैल्यू नहीं है उस नोट का, पेपर है वो, खाली पेपर है। उस नोट का कुछ वैल्यू नहीं है अनलेस एंड इट इज बैक्ड बाय गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कहां हुआ था? जिम्बाब्वे। अपना ये डिस्कशन हो चुका है क्या? पता है, स्मार्ट पीपल। ये जिम्बाब्वे में हुआ था। गवर्नमेंट ने सोचा पैसा बांट देंगे, भटीजर कहीं के, बांट दिया पैसा। वहां के लोग सब्जी लेने, भिंडी लेने जा रहे, भिंडी लेने, भिंडी लेने वो बोरा भर के पैसा ले जा रहे थे, बोरा भर के पैसा, ट्रॉली में पैसा लेके जा रहे थे भिंडी लेने। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है वहां पे, जस्ट इमेजिन। आर यू क्लियर? बच्चों बोलो ना यस सर, यस सर। चलिए शाबाश। ओके, now we're going to be studying about the monetary and fiscal sector reforms, financial sector reforms, sorry। चलो अभी बैंक वाला आएगा, बैंक की चीज आएगी, आइए देखते चलो। Drastic monetary and financial sector reforms were introduced with the objective of making the financial system more efficient and transparent. The focus was mostly on reducing the burden of non-performing asset। ये बच्चों what do you mean by non-performing asset रे? इधर देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताता हूँ, इधर देखो। नहीं नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इधर देखो, दिस इज बैंक, लेट्स से एसबीआई, एसबीआई अकाउंट, एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ, मतलब ट्रांजैक्शन बताता हूँ, आप उसका जर्नल एंट्री बताना। आपका नाम क्या है सर? नाम क्या है? हाँ, ये देखो चकाना दिखता घर में, तेरे पास ही देखना ना क्या है। प्रेमांश, प्रेमांश, प्रेम का अंश टुक लोन फ्रॉम एसबीआई ऑफ ₹1 करोड़। बताओ, जर्नल एंट्री बताओ, जल्दी बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। हुँ? तो एसबीआई के अकाउंट में प्रेमांश एसेट साइड दिखेगा कि लाइबिलिटी? सारे बच्चे बोलेंगे, बोलो जल्दी। क्यों? और एसबीआई अगर आरबीआई से लोन लेती तो? लोन गिवन, तो ये एसेट हो गई। ये प्रेमांश अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया तो?
उसी को बोलते हैं एनपीए। कितनी छाती जोड़ करके बोल रहा है, गया 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 पैसा गया, भाग गया मैं लेके, इडियट। उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलते हैं, अगर आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, द एसेट इज परफॉर्मिंग। बट if you have given the loan but that loan is bad debts, that is called as non performing asset। लिखो, the loan which is given by bank does not return back। और जिस भी बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा, उस बैंक को खराब माना जाता है, क्योंकि पैसा लोगों से वो रिटर्न ले ही नहीं पा रही, मैकेनिज्म ही नहीं बना हुआ है। क्या हुआ, रिपीट करूं, लोन गिवन बाय द बैंक डज नॉट रिटर्न बैक। झालं का, ठीक है, चल फाइन। Non-performing assets on the government banks introducing and sustaining competition and deregulating interest rates. These included many measures. Important among them are number one, interest rate liberalization. What do you mean liberalize करना? Loose कर देना, control बहुत ज़्यादा rigid थे उसको loose कर देना. And reduction in the control on banks by the Reserve Bank of India in respect of interest rates chargeable on loans and payable on deposits. Then opening of new private sector banks. क्या कर दिया? नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओपन किए, और सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट लिबरल, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं करते जाओ, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, फिर न्यू प्राइवेट बैंक्स। एक कुछ प्राइवेट बैंक्स के नाम लो तो बताओ, तो मेरे को कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स फटाफट से बताओ, अपना नॉलेज चेक करना मेरे को, जल्दी बताओ। हाँ क्या, प्राइवेट बैंक के नाम लो, एचडीएफसी और हाँ आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं ये सारे गवर्नमेंट पीएसयूज है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सारे पीएसयूज है, मतलब गवर्नमेंट है। महावीर बैंक इज अ कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक इज अ कोऑपरेटिव बैंक, हाँ आईडीबीआई, वेरी गुड, और एक्सिस और बताओ जल्दी बोलो, इंडस इंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एयू स्मॉल फाइनेंस, बोलो फटाफट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यूनियन बैंक इज अ गवर्नमेंट पीएसयू, और बोलो, बहुत बैंक पढ़ लिए अपन ऑलरेडी। ये किस में आती है, एचएसबीसी, एचएसबीसी इज अ फॉरेन बैंक, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, ये सब इंडिया में है ना ब्रांचेस, है ना। मुंबई में जो बैंड्रा है ना, बैंड्रा के अंदर जो बीकेसी है उसके अंदर इसके ब्रांचेस है, दे आर वर्किंग हियर। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये भी फॉरेन बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो जलगांव में भी है, देखा तुम लोगों ने, फुलाटो के बाजू में, हाँ फुलाटो पता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फुलाटो नहीं पता, पता तो है कहाँ है, हाँ बस उसके बाजू में, समझा, चलो। सो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई एंड फैसिलिटेटिंग ग्रेटर कंपटीशन अमंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, एंड साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट्स दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी। आप मुझे बताओ, आज एचडीएफसी अच्छा काम करती है कि एसबीआई? एचडीएफसी अच्छा काम करती है कि एसबीआई? ऐसा क्यों, प्राइवेट इसलिए? हाँ यस actually HDFC is working well, it's a biggest private sector bank in this country, not backed by any government, it is actually private bank, isn't it? And simultaneously removal of administrative constraints, constraints का मतलब होता है limitations, then reduction in the reserve requirements, namely statutory liquidity ratio and cash reserve ratio। चलिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, फटाफट से उधर देखना बच्चों, क्या है कंसेप्ट, नंबर वन CRR, नंबर टू इज SLR, ध्यान देना दोनों नए कंसेप्ट है, इधर देखो, चलो फटाफट से इधर देखना, अपना ध्यान भटकाना मत, क्योंकि ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट आपको अगले चैप्टर्स में भी आएगी, कंपलसरी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो पुट योर एंटायर फोकस हियर एंड लिसन टू मी। चलो मान लेते दिस इज आरबीआई, दिस इज आरबीआई एंड दिस इज कमर्शियल बैंक, दिस इज आरबीआई एंड दिस इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मैंने नाम लिया है एसबीआई, चलो ठीक है।
ठीक है। अब क्या कमर्शियल बैंक्स पैसा छाप सकती है? नहीं। द ओनली राइट ऑफ प्रिंटिंग मनी इज विद आरबीआई। ओके फाइन। चलो, तो आप मुझे बताइए ये कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कहां से आता है? चलो मान लेते हैं कि मैंने आज मेरी बैंक ओपन करी, केदार बैंक। मेरे पास पैसा कहां से आएगा? अरे पैसा कहां से आएगा? अरे लोग डिपॉजिट करेंगे ना। तो द मनी गेट्स डिपॉजिटेड बाय पब्लिक, जिसको अपन बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं अपन उसको? पब्लिक डिपॉजिट। द मनी गेट्स डिपॉजिट बाय पब्लिक, इसको बोलते हैं अपन पब्लिक डिपॉजिट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक चीज पढ़ा होगा, करंट अकाउंट। सुना है क्या? सुना होगा करंट अकाउंट। एक और एक चीज सुनी होगी, सेविंग्स अकाउंट। एक और एक चीज सुनी होगी, एफडी। सुना है ना, एफडी अकाउंट। इन तीनों में पैसे जमा करते हैं अपन। जो किसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है? कमर्शियल बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ठीक है, और यही कमर्शियल बैंक का आगे काम क्या है? टू गिव लोन। यस सर, नो सर? यही कमर्शियल बैंक का आगे काम क्या बच्चों? टू गिव लोन। सवाल आपसे एक है, मान लेते हैं कि एसबीआई के पास 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जमा हुआ, तीनों के रूप में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी। कितना पैसा जमा हुआ? 10,000 करोड़ रुपया जमा हुआ कमर्शियल बैंक एसबीआई के पास। सवाल आपसे एक है, क्या एसबीआई पूरे 10,000 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ लोन दे सकती है या नहीं? क्यों? करेक्ट सर। मान लेते हैं कि अपना ये जो प्रेमांश है, ये जो प्रेमांश है, ये अपना जो प्रेमांश है, ये क्या करता है? एसबीआई में 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट कराता है। कितने रुपए का डिपॉजिट कराता है? 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट कराता है। मान लेते हैं कल उठ के अगर ये वापस एसबीआई के पास लोन मांगने आता है, तो दे मेरा पैसा, दे मेरा पैसा। अगर कल उठ के वापस अगर ये लोन मांगने आ जाता, पैसा मांगने आ जाता है, तो एसबीआई कहां से पैसा लाएगा? इसीलिए कहीं ना कहीं तो रिजर्व रखना पड़ेगा ना। हाँ सर। इसीलिए एक चीज समझना कि जो कमर्शियल बैंक है, ध्यान देना, ये जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, एंड दिस इज आरबीआई। इसीलिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ न कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। कुछ न कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। और कुछ न कुछ का रेट कितना है? 4%। हाउ मच? 4%। और कमर्शियल बैंक को खुद के पास ही पैसा रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और वो लगभग 18% होता है। बैंक्स लगभग इससे ज्यादा रखती है, 25% तक। मतलब 4% और 25%। कितना? 4% और 25%। ये मिला के कितना हो गया बेटा? 29%। मैं इसको अप्रोक्स करता हूं 30% पैसा। मतलब सर ये 10,000 करोड़ का 30% कितना होता है? 3,000 करोड़ ये बैंक्स को रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? रिजर्व रखना पड़ता है। किसके पास? 18% खुद के पास और 4% आरबीआई के पास। समझ में आ रहा है? तो जो ये 4% आरबीआई के पास रखा, उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सीआरआर। इसी का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। और जो 18% बैंक्स ने खुद के पास रखा, उसको बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं उसको? एसएलआर। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या बोलते हैं उसको? फुल फॉर्म क्या है उसका? बोलो जल्दी फटाफट से। कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बोलो बच्चों। सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशो। जो थोड़ा परसेंट ऑफ पैसा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। और 18% जो पैसा है वो किसके पास रखना पड़ता है? खुद के पास, ये रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। एवरीबॉडी इज क्लियर? चलो, ये तो कंसेप्ट हुई। इसके ऊपर सवाल सुनो जो फाउंडेशन में आता है। इधर देखो एवरीवन। अच्छा लिख रहे हो? लिख लो, लिखो। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी कर सकते हो।
या फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखाता हूं, लिखो लिखो फटाफट से। द अमाउंट ऑफ मनी, या द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ money slash deposits, the amount of money slash deposits to be kept with RBI, to be kept with RBI is CRR, and the amount of money or deposits to be kept with self is called as SLR. सीआरआर का परसेंट 4%, एसएलआर का परसेंट 18%, लेकिन लगभग ये गवर्नमेंट जो बैंक है ये 25% तक रखती है। ओके, सबका लिख के लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट से। द अमाउंट ऑफ मनी और डिपॉजिट्स टू बी केप्ट विद आरबीआई 4% और सेल्फ 25%। कम ऑन, राइट इट फास्ट। तब तक मैं आपके लिए एक सवाल फ्रेम करके रखता हूं। अच्छा, दिखाओगे आपको? सॉरी, हो गया लिख के बेटा? सबका हो गया? चलो आइए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। लेट्स से ये सबको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ठीक ठीक है, ठीक है। अभी लेट्स से, अभी शाबाश। लेट्स से द इकोनॉमिक situation, the economic situation in India is inflation। मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है। सवाल आपसे ये है, विल आरबीआई इंक्रीज सीआरआर और decrease CRR? This is the question. You have 30 seconds to answer. Do not discuss among yourself. खुद सोचो और जवाब दो। सबको पहले सवाल समझा क्या? इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई सीआरआर बढ़ाएगी कि घटाएगी? ये आपका कंसेप्ट है। पढ़ लो एक बार, फटाफट से मुझे जवाब देना। This is the concept and tell me the answer. There is inflation in India, whether CRR will be decreased or increased by RBI? Everyone, come on. जल्दी बताएंगे। कौन कौन बोलता डिक्रीज? कौन कौन बोलता है इंक्रीज? सर, आई वांट योर आंसर। कैसे? कैसे? एग्जैक्टली, वंडरफुल आंसर। आरबीआई विल इंक्रीज सीआरआर। कैसे? आइए समझाता हूं आपको। मैंने बोला कि सीआरआर क्या है? सीआरआर एक ऐसा परसेंटेज जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेती है, बरोबर है? चलो मान लेते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे थे? 10,000 करोड़ रुपए थे, बरोबर ना? 10,000 करोड़ रुपीस थे। अगर पूरा लोन दे पाते तो पूरा मार्केट के अंदर 10,000 करोड़ होता। फिर गवर्नमेंट ने फिर 4% लिया, तो 4% लिया, 10,000 करोड़ का 4% कितना होता है? 400 करोड़। मतलब अभी मार्केट के अंदर कितना पैसा है? कितना पैसा है? 9,600 करोड़। अगर मैं सीआरआर का रेट बढ़ा के 5% कर दूं तो बैंक आरबीआई कितना पैसा खींच लेगी? 500 करोड़, बराबर है? तो अब मार्केट के अंदर कितना पैसा बचेगा? 9,500 करोड़। अरे यस सर, नो सर। मतलब सर, मार्केट में अगर ज्यादा पैसा गया तो लोगों के पास भी ज्यादा पैसा रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट में कम पैसा गया तो लोगों के पास भी कम पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसलिए जब भी
इन्फ्लेशन होता है, आरबीआई जो है वो सीआरआर का रेट बढ़ाती है और कमर्शियल बैंक से पैसा खींचती है ताकि कमर्शियल बैंक मार्केट में पैसा ना डाल सके और इन्फ्लेशन ना बढ़ सके। यस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक साथ विड्रॉ नहीं होता ना पैसा। सब लोग एक साथ पैसा मांगने थोड़ी जाते हैं। कुछ पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा बॉन्ड में पड़ा हुआ है, और कुछ कुछ लोगों ने 10 साल की एफडी करी हुई है, तो एफडी तोड़ेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? तो पैसा ब्लॉक्ड है ना, एफडी का पैसा तो ब्लॉक्ड होता है। करंट अकाउंट में तो वैसे भी पैसा होता नहीं है, आता जाता रहता है। तो पैसा जहां है वो सेविंग्स अकाउंट और करंट क्या बोलते हैं, एफडी अकाउंट में। तो पैसा ब्लॉक्ड है ना, तो पैसा ब्लॉक्ड है तो पैसा लोग मांगने आएंगे नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 साल की एफडी करके रखी है, तो मैं अगर बीच में तोड़ दूं तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं ना, तो क्या फायदा फिर पैसा ब्लॉक करके। इसलिए लोग एक साथ मांगने नहीं जाते, इसलिए वो सिचुएशन बच जाती है। समझ में आया? एग्जैक्टली उल्टा सवाल आपसे है कि मार्केट के अंदर डिफ्लेशन चालू है, बताओ आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर बढ़ाएगी घटाएगी? अब तो ऑब्वियसली सर उल्टा कर दो, वाइसे वर्सा, घटाएगी। क्यों घटाएगी? ताकि मार्केट में पैसा डालना है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तब जाके पास तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड, डिमांड तो सप्लाई, सप्लाई तो जीडीपी, जीडीपी तो प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं जाके वापस सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा। यस सर, नो सर? यस सर। आर यू क्लियर? किस किस को यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है कि सर समझ में नहीं आया सर? क्या होगा डिफ्लेशन, क्या होता है डिफ्लेशन? पापा लोगों से सुना होगा, मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी। सुना है क्या ये वर्ड? क्या होता है मंदी? मंदी मतलब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मंदी। वाह बेटा वाह, मजे ले रहा है मेरे। क्या होता है मंदी? मार्केट ठंडा चल रहा है, सुना है ना? क्या होता है ये ठंडा, मंदी, ये क्या वर्ड्स है? इसी को डिफ्लेशन बोलते हैं। सर मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है चीजें खरीदने के लिए, तो जो मार्केट की प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी ना। मान लेते हैं कि ये जो पेपर बोट में लाया, पेपर बोट 40 रुपए का है, ठीक है। अब ये अफोर्ड में क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा है। कल उठ के अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये 40 रुपए मेरे को महंगा लगेगा ना। और 40 रुपए का इतना सा, तब जाके मुझे बताइए पेपर बोर्ड जो कंपनी है, इसको इसका दाम बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऐसे पूरा मार्केट के अंदर सिचुएशन चलता है एवरेज प्राइस लेवल, जहां पे इन ब्रांड्स को या फिर इन प्रोडक्ट्स को अपना अपना भाव कम करना पड़ता है ताकि लोग अफोर्ड तो भी कर सके। उस सिचुएशन को बोलते मंदी। ठंडा पड़ गया मार्केट सर, भाव ही नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दिस हैपेंस एट द टाइम ऑफ वॉर। दिस हैज हैपेंड विद यूक्रेन राइट नाउ। दिस इज हैपनिंग विद मेजर कंट्रीज लाइक ईरान। आप देखोगे वहां पे तो इन्फ्लेशन हो गया क्योंकि चीजें आ ही नहीं रही है, तो जो बचा है वो भी महंगे में बिक रहा है। और यूक्रेन में उल्टा है, वहां पे चीजें है ही नहीं क्योंकि सब फोड़ दी गई है रशिया के द्वारा। यहाँ पे बम गिरा दिया, वहां पे बम गिरा दिया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म ही हो गया बिल्कुल। और जो लोगों के पास पैसा है वो बचा के रख रहे, मार्केट में डाल ही नहीं रहे पैसा, ताकि एटलीस्ट और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाए तो उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा बाकी रहे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो थिंग्स आर वर्स्ट। हम बच गए क्योंकि हमारी गवर्नेंस थोड़ी अच्छी है। चलो, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट सीआरआर एसएलआर? देखो समझा बेटा? ठीक, चलो। सीआरआर एसएलआर सबको समझ गया होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमिटी 1991, लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड ग्रांटिंग ऑफ फ्रीडम टू द बैंक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग, रिलोकेटिंग और क्लोजर ऑफ ब्रांचेस, देन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग in respect of classification of assets, disclosure of income and provisions of for the bad debt were introduced in tune with the Narsimham Committee recommendations to ensure that the books of commercial banks reflect the accurate and truthful picture of the financial position. एक किस किसने स्कैम 1992 देखी है? स्कैम 1992 देखी क्या तुम लोगों ने? देखिए किसी ने? वहां पे बहुत सारे वो रिसीट का घपला हो जाता है, 450 करोड़ की रिसीट्स का घपला हो जाता है उसके अंदर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो दिखेगी नहीं, तो दिखेगी नहीं तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन फिर बाद में जब पूरा कांड सामने आया, जब पूरा स्कैम निकल के आया, तब मालूम पड़ा ओ हो इसके तो रिसीट बनी ही नहीं थी। समझ रहे हो? सो ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी आउट। इसलिए आज की तारीख में
आप देखोगे जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है, सारी लिस्टेड कंपनीज का बैलेंस शीट सेबी पे अपलोडेड है। सारी लिस्टेड कंपनीज का बैलेंस शीट सेबी पे अपलोडेड है। यस सर नो सर, आप देख सकते हो। एमओए एंड एओए पढ़ा है ना, कंपनीज अकाउंट, कंपनीज एक्ट। एमओए एंड एओए आर व्हाट? दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब दे आर ओपन फॉर स्क्रूटिनी टू एनीवन। You can pay some amount if you want hard copy, or they are available on internet, so they are public document. Doctrine of constructive notice चालू हुआ क्या? नहीं हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि बाहर वालों को पढ़ के आना चाहिए। कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो एमओए क्या है, तो बाहर वालों को पढ़ के आना चाहिए, ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या पढ़ के आना चाहिए? एमओए एओए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इन द मार्केट। आर यू क्लियर? चलो, देन रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट।